आगे चलो, एक कॉन्सेप्ट हो दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ कैसे लिखते हैं देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन आपके पास लेट से R है, और मैंने बेटा ऐसे एक R वेक्टर डिफाइन कर दिया है, ऐसे R वेक्टर डिफाइन कर दिया Q1 से Q2 तक। ठीक है, मान लो कि दोनों सेम साइन के हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, आराम आराम से बात सुना। अगर ये वाला फोर्स मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, व्हेन आई से वेक्टर फॉर्म आई जस्ट मीन दैट कि मुझे उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर टाइम्स R कैप। आराम सुनना, देखो Q1 Q2 दोनों मान लो कि अच्छा ये तो एक तरह से मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो R कैप है ये एक तरीके से डायरेक्शन बता रहा है। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हुए या फिर Q1 Q2 दोनों नेगेटिव हुए, तो इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो R वेक्टर की तरफ ही होगा। R वेक्टर की तरफ जो वेक्टर होता है, R वेक्टर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं R कैप। तो Q1 Q2 अगर सेम साइन के हुए तो ये टर्म तो बड़ा आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव। अगर ये टर्म आ गई पॉजिटिव तो फोर्स जो है वो R कैप की तरफ ही है। लो बेटा, अगर Q1 Q2 अपोजिट साइन के हुए, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ और ऑफ कोर्स R कैप होगा इधर की तरफ। यहां पर Q1 Q2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होते ही आपका फोर्स और R कैप एक दूसरे के अपोजिट, बेटा वैसे हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से वाली बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि आप Q1 और Q2 को विद साइन लिख दीजिए। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिख दीजिए, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिख दीजिए, और आप बड़े आराम से फोर्स कह सकते हो कि फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कैप कैन बी रिटन एज R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ऐसा भी लिख सकता हूं। बस इस R वेक्टर को जरा ध्यान से देखना, R वेक्टर कहां से कहां है। जिस चार्ज के कारण आप फोर्स निकाल रहे हो वहां पर वेक्टर की टेल होगी, जिस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो उस पर हेड होगा। कल को मान लो इस पर फोर्स निकालना हुआ, फिर हम R वेक्टर ऐसे नहीं, फिर हम R वेक्टर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस R वेक्टर की टेल जो होगी, इट इज एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स इज टू बी फाउंड। जिसके कारण फोर्स निकालना है उस पर क्या होगी, टेल होगी। और हेड किस पे होगा, इट इज एट द चार्ज ऑन विच फोर्स इज टू बी फाउंड, ऑन विच फोर्स इज टू बी फाउंड। इजंट इट इजी? ये कोई ऐसा कोई बहुत ऐसे हाई फाई काम नहीं हो गया। इस पर फोर्स निकालना हो तो R वेक्टर ऐसे मान लो, इस पर फोर्स निकालना हो तो R वेक्टर ऐसे मान लो, और ये जो R है ये तो ऑफ कोर्स आपके R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतनी सी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होगी। आगे चलते हैं, इस बात पे एक सवाल करते हैं। दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक 10 मिलीकूलम, दूसरा 50 माइक्रोकूलम, सॉरी -50 माइक्रोकूलम चार्ज। ये वाला पड़ा है -1, 2, -2 पर, ये वाला पड़ा है 5, 10, 8 पर। ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है मीटर्स में है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन -50 माइक्रोकूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। -50 माइक्रोकूलम चार्ज जो है इस पर कितना फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, बताओ। बताएंगे बेटा, पहले R वेक्टर डिफाइन करो। आप बोलोगे देखो सर ऐसी बात है कि -50 माइक्रोकूलम पर चार्ज फोर्स निकालना है, इसके कारण तो R वेक्टर में ऐसे लूंगा, टेल उस पर जिसके कारण फोर्स निकालना है, हेड उस पर जिस पर फोर्स निकालना है। ये आपका R वेक्टर। अगर बेटा किसी को R वेक्टर लिखना नहीं आता तो अभी सीख ले,
आर वेक्टर आएगा 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 बड़ा कितना हो गया 6, ये तो हो गया आई कैप। 10 माइनस 2 ये हो गया 8 जे कैप। 8 माइनस माइनस 2 बड़ा कितना हो गया 10 के कैप। ये बड़ा आपका मीटर में। सर ये सेपरेशन भी चाहिए मेरे को, बड़ा तेरे को अगर ये सेपरेशन चाहिए तो सेपरेशन इज ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई थिंक बड़ा दैट कम्स आउट विथ 10 रूट 2 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन। मुझे फोर्स चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और कोई बड़ा काम है ही नहीं। फॉर्मूला मेरे पास बताइए बेटा, के। सर के क्या लिखूं? कुछ नहीं बोल रखा तो एयर मानेंगे बन, तो दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। बेटा सब कुछ एस आई यूनिट में लिख देता हूं, तुम जानते हो आखिर में आंसर तो न्यूटन में ही आएगा। Q1 Q2 इसका साइन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 गुना ये माइनस 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 गुलाम। सर इस बार माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है बेटा उसमें मैंने पहले से बोल रखा है कि जब भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए आपको, मतलब वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो Q1 Q2 को विद साइन ही लिखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए बेटा डायरेक्शन साथ चाहिए तो Q1 Q2 साइन के साथ ही होनी चाहिए। K Q1 Q2 R वेक्टर इज 6 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 10 K कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड की पावर 3, मतलब 10 रूट 2 की पावर 3। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा किसमें? न्यूटन। मैंने बेटा सबकी यूनिट लिखी नहीं पर आप जानते हो है ना, सब अगर एस आई यूनिट में लिखे तो न्यूटन में आंसर आपका आ जाएगा। इसको बेटा प्लीज थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, करना चाहो तो, बाकी ठीक है आंसर तो आ ही चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा फंडा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मैं फंडा ना बोलूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर मैं इंट्रोड्यूस ना करूं, तब भी बच्चा ना अपने एप्टीट्यूड से, लॉजिक से आंसर वैसे भी निकाल लेगा। मतलब वो भी एक तरीके से पॉइंट ही ऐसा है जो ऐसा मान के चलो कि हर बच्चे को पता ही है। और फंडा क्या है सुनना, मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है Q। मान लीजिए कि ये Q2 चार्ज यहां पर है ही नहीं, मान लीजिए सिर्फ ये Q1 और Q है। ये Q1 मान लीजिए कि Q पर कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा है, लेट्स दिस फोर्स इज F1 वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए कि Q1 यहां पर है ही नहीं, Q2 जो है ना वो इस Q चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, लेट्स से F2 वेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए कि तीनों चार्ज ही पड़े हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स आएगा, इस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स आएगा, दैट विल बी जस्ट वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को, हालांकि बहुत ही ऑब्वियस बात है बट फिर भी रिपीट करता हूं। Q1 चार्ज Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा F1 वेक्टर, भले यहां पर Q2 हो या ना हो। इसी तरह से Q2 जो होगा वो Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा F2 वेक्टर, भले यहां पर Q1 हो या ना हो। अगर दोनों ही होंगे तो F1 F2 दोनों फोर्स लगेंगे, तो पार्टिकल पर लगने वाला जो कुल बल है, नेट फोर्स है, वो इन दोनों फोर्सेस का एडिशन आ जाएगा। ऑफ कोर्स फोर्सेस एंड तो एडिशन कैसे करना है, वेक्टरली करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो किसी चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस में एक से ज्यादा अगर चार्जेस हों, तो अब सारे के सारे चार्जेस द्वारा लगने वाला नेट फोर्स उस चार्ज हर चार्ज पार्टिकल द्वारा लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर निकाल लीजिए। उन सारे के सारे फोर्सेस का जो वेक्टर समेशन होगा, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस बात को कि इफ ए चार्ज पार्टिकल
is surrounded by few other charges, comma, then net electrostatic force on charged particle will be the vector summation of all the individual इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बहुत ही ट्रिवियल सा स्टेटमेंट था, बट फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे डिटेल में लिख दिया मेरे ख्याल से, मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल करता है इस बात पे, आपको बढ़िया लगेगा। अच्छे सवाल अपन करते हैं, 3 बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है। ट्रायंगल के वर्टिसेस पर 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, A, B, C। ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए वाले चार्ज पार्टिकल पर कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, निकाल लेंगे। इस पर फोर्स लगाने वाले 2 चार्ज पार्टिकल हैं, खुद तो खुद पर लगाएगा नहीं ना, इस पर कौन फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा। इस क्यू चार्ज ने इस क्यू चार्ज को अपने से दूर, अच्छा बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड कितनी है, L L L, तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, बट दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी 60। ठीक, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को अपने से दूर ऐसे रेपेल करेगा किसने किसी फोर्स F से। ये F लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, कि Q1 Q2 दोनों ही Q है अपॉन दूरी का स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच दूरी कितनी है, L। इसी तरह से ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को, दोनों सेम साइन के चार्ज हैं, तो ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को ऐसे अपने से दूर रेपेल करेगा किसी न किसी फोर्स से। मैं इसको F डैश लिख दूं, F डैश कितना होगा, F डैश होगा कि इसका चार्ज अपॉन L स्क्वायर। अरे ये तो वही फोर्स आ गया, तो चलो इसको भी F लिख देते हैं। तो ये भी F ही हो गया। सर नेट फोर्स कितना हो गया, इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, ऐसे गंवारों की तरह 2F मत बोलते ना, F और F मिलके कितना होगा निकाल लेंगे। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल देखिए बेटा कितना है, आप लोग से दिख रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 60 डिग्री। अगर नेट फोर्स निकालना है तो निकाल लेंगे। 2 फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के अगर होते हैं तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो नेट है, वो बिल्कुल बीचों बीच आता है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। ये वाला एंगल भी आपका 30 रहेगा, ये वाला एंगल भी आपका 30 रहेगा। ये जो नेट फोर्स होगा, किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला ना आता हो तो बड़ा आप सीख लो, वेक्टर एडिशन ऐसा कहता है कि नेट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ इस फोर्स का स्क्वायर प्लस इस फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वाला फोर्स इंटू ये वाला फोर्स इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। बड़ा कॉस 60 तो हाफ होता है, हाफ और वो 2 बड़ा क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरे पास आ गया रूट ऑफ 3 टाइम्स एफ स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स एफ, एफ मुझे पता ही है, एफ और एफ मिलके कितना हो गया √3f, तो आपका जो नेट फोर्स है बेटा वो √3f, दैट इज √3f। एफ कितना बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज kq² अपॉन l स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स। ये बेटा उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इजंट इट। आगे चलिए बच्चों, एक बढ़िया सवाल और, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, L L L, ऑफ कोर्स इक्विलैटरल है, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 60, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी 60, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी 60। माइनस क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, A B C 3 पार्टिकल हैं,
तीनों के पास चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, सी वाले पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, यू निकाल लेंगे। ये वाला क्यू चार्ज, ये वाला क्यू चार्ज दोनों सेम साइन के हैं, तो एक रिपल्शन आएगा ऐसे, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, और उस फोर्स की वैल्यू होगी, क्या फॉर्मूला बेटा, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, इट मेक सेंस। इस पर एक जना और फोर्स लगा रहा है, कौन, माइनस क्यू। ये वाला माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसने किसी फोर्स एफ डैश से। काश मैं ये एफ डैश निकाल पाऊं मेरे बच्चों सर, कोई चिंता नहीं है। के इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज भी क्यू, सर उसका चार्ज तो माइनस क्यू है। एक ही बात है बेटा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो प्लस माइनस का इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, माइनस का ये फर्क जरूर पड़ा कि माइनस जो है वो इस प्लस को अट्रैक्ट करेगी, वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया, तो कोई लोड ही नहीं उसमें थोड़ा कर, अपॉन दूरी का स्क्वायर। अरे तो सेम ही आ गया, तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में आपके सेम, ये भी एफ ये भी एफ, सो रिजल्टेंट 2f। अरे पगलू 2f थोड़ी होगा, निकाल लेंगे। ये एंगल 60, तो दोनों फोर्सेस के बीच जो एंगल है ये बड़ा आपका 120 है। मैं मेरे बच्चों को याद करा चुका हूं कि जब भी सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बिल्कुल बीचों बीच मतलब बेटा, अगर एंगल 120 है तो ये वाला एंगल आपके पास 60 आएगा, ये वाला एंगल भी बड़ा आपके पास 60 आएगा। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ये नेट फोर्स कितना होगा, तो बड़ा वापस से वही मेरे पास कहानी, रूट ऑफ दो वेक्टर्स के एडिशन का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी एफ ही है, प्लस 2 टाइम्स ये वाला फोर्स इनटू ये वाला फोर्स है, तो वो भी एफ ही, इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच एंगल 120 है, बड़ा कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है। So that comes out to be under root of f square plus f square minus f square। कोई दिक्कत तो नहीं, cos 120 माइनस हाफ, बटा 2 कैंसिल, माइनस आ गया, that comes out to be f, मतलब f और f मिलके f हो गया। हाँ, it can happen। So net force बड़ा मेरे पास बड़े आराम से आ गया k q square अपॉन l square। तो नेट फोर्स u आ रहा है और उसकी वैल्यू बड़ा कितनी है, k q square अपॉन l square। This is the net force acting on the charge particle। ठीक है प्यारे बच्चों, आई रियली होप कि बेटा आपको बढ़िया से समझ में आ ही गया हो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और टफ। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 वर्टिसेस हैं, स्क्वायर की जो साइड है, सॉरी स्क्वायर के 4 ही वर्टिस होंगे, और कितने स्टेटमेंट ये था कि चारों वर्टिसेस पर क्यू 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 चार्ज पड़े, क्यू क्यू क्यू, सब पे बराबर चार्ज। ठीक, स्क्वायर की वजह साइड जो है वो L है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है वो निकाल दो। सब पर बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर ही आएगा, तो किसी भी निकाल दो। मैं निकालता हूं, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को ऐसे रेपेल करेगा किसी न किसी फोर्स F से, कितना होगा, K क्यू क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। ये वाला क्यू चार्ज भी इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा, सेम साइन के ना, और उतने ही फोर्स से, मतलब मैग्नीट्यूड में उतने फोर्स से। सर क्यों भाई, जितना चार्ज है उतना चार्ज ही, जितनी दूरी ये उतनी दूरी है, तो जितना फोर्स है उतना फोर्स ही, तो ये वाला फोर्स भी बड़ा आपका F ही आएगा। एक जना और है जो बड़ा इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा। ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो डायगोनल है, बड़ा लेंथ हो गया √2L। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को ऐसे रेपेल करेगा विद सम फोर्स, लेट्स से F डैश, but of course this angle will be 45, this angle will be 45, टोटल एंगल 90 था बेटा। ये डायगोनल है, डायगोनल तो बीचों बीच ही आता है। ये F डैश निकालना मेरे लिए बाएं हाथ तक खेल है। F डैश कितना होगा, K ये वाला चार्ज
अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी बेटा यहां से कितनी है, √2l, तो दैट कम्स आउट टू बी KQ स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ये अगर f है तो बेटा मेरे पास ये f/2। ठीक है, कम होना भी चाहिए था बेटा, दूरी जाता है ना इसलिए। मैं चलो एक बार वापस से इस क्यू चार्ज का डायग्राम बना देता हूं। इस क्यू चार्ज की बड़ा कहानी कुछ ऐसी है कि इस क्यू चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F, और बिल्कुल बीचों बीच बड़ा फोर्स लग रहा है F/2। ये वाला एंगल है 45, ये वाला एंगल भी है 45। मुझसे पूछा कि नेट फोर्स कितना आएगा, निकाल लेंगे। मैं नेट फोर्स आपको दो स्टाइल से निकाल के दिखाता हूं, मतलब मैथमेटिक्स, बाकी फिजिक्स तो हो गई, मैथमेटिक्स दो तरीके से निकाल के दिखाता हूं। पहला, इस F को और इस F को ऐड कर दो। भाई इस बार तीन फोर्स ऐड करने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, इसका जो रिजल्ट आए उसको इस F/2 में अपन ऐड कर देंगे, हो जाएगा। F और F का रिजल्ट क्या आएगा, F और F का रिजल्ट आएगा, लेट्स से F डबल डैश, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, F और F 2F तो होगा नहीं, क्या होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F इंटू F इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच मेरा एंगल तो 90 डिग्री है। ये मेरे पास आ गया √2F। ये √2F होगा किस तरफ, मेरे बच्चे बोलेंगे सर जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो टोटल एंगल 90 था, तो यहां पर 45 डिग्री पे है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस क्यू चार्ज पर पहले से ही इस तरफ F/2 फोर्स था, एंगल 45, और इसी तरफ एक फोर्स और आ गया, कितना, √2F। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये √2F इसका और इसका जोड़ा आ गया इधर की तरफ। अब इन दोनों का जो सम आया है इसमें तीसरे को और जोड़ दो, और उसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हो। सर क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो भी ऐसे है, F/2 भी ऐसे ही है। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो नेट फोर्स आ गया वो आ गया इस तरफ, कितना, √2F प्लस F/2, दैट इज √2 प्लस हाफ टाइम्स F, √2 प्लस हाफ टाइम्स F। F बड़ा हम पहले से लिख चुके हैं, F कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक तरीका इसी बात को सोचने का और है, हालांकि ये तरीका अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन एक तरीका मैथमेटिक्स के हिसाब से और भी है। सुनना, बीचों बीच ऐसे एक फोर्स है F/2, और ये वाला एंगल है आपके पास 45 डिग्री, isn't it? इस F/2 के कंपोनेंट कर लो, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा F/2 का cos 45, तो ये आ जाएगा F/2√2। इधर की तरफ आ जाएगा अगेन F/2 का sin 45, ये भी हो जाएगा F/2। तो ये F/2 हटा दो, इसका इधर की तरफ कंट्रीब्यूशन इतना है, इधर की तरफ कंट्रीब्यूशन इतना है। इन कंट्रीब्यूशंस को याद रखो। तो मेरे पास ऐसा आ गया कि इधर की तरफ इस क्यू चार्ज पर, इधर की तरफ इस क्यू चार्ज पर F तो लग ही रहा था, और इस F/2 का एक कंट्रीब्यूशन और लग गया, तो इधर की तरफ नेट फोर्स आ गया। F तो है ही है, और उस F/2 का एक कंपोनेंट और आ गया इधर की तरफ, कितना, F/2√2। ठीक है, इस तरफ पहले से एक फोर्स F था ही, इस F/2 का एक कंपोनेंट और आ गया, तो इधर की तरफ आ गया F प्लस F/2। तो वो जो बीचों बीच जो फोर्स था ना, उसके दोनों टुकड़े इधर उधर कर दिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, मान लो बेटा ये कैपिटल F है,
तो ये भी कैपिटल एफ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। वापस से वही कहानी, मैं रिपीट क्या करूं, नेट फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ, एफ और एफ के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगा √2 टाइम्स कैपिटल एफ। बड़ा कैपिटल एफ मैंने किस चीज़ लिखा है, कैपिटल एफ में लिखा है एफ प्लस एफ अपॉन 2√2 की जगह, तो √2 प्लस हाफ टाइम्स एफ की जगह √2 प्लस हाफ टाइम्स, बड़ा ये स्मॉल एफ क्यों लिखे आई थी, k³ अपॉन l²। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे करो, ठीक है। फिजिक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन की थी बेटा, k∗1 q² अपॉन r², बाकी तो सारी सारी मैथमेटिक्स थी। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसके सवाल किस किस तरह के होते हैं। इसी बात को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसी बातें, किस किस तरह के सवाल इसके अंदर बन सकते हैं। चलिए मैं एक सवाल से ही बात को आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म रॉड है, आपके पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके पास चार्ज Q है, लेंथ L है और ये यूनिफॉर्म रॉड है। यहां पर यूनिफॉर्म बोलने का अर्थ है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं यहां पर इस रॉड का लैम्डा डिफाइन कर सकता हूं। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज प्रति यूनिट लेंथ। चार्ज मेरे बच्चे Q है और कितनी लंबाई पर यह चार्ज फैला हुआ है, ऑफ कोर्स L लंबाई पर यह चार्ज फैला हुआ है। इस रॉड के ये जो एंड है, इस रॉड का ये जो एंड है, यहां से ए डिस्टेंस दूर यहां पर मैंने एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से स्मॉल q। ये वाला पॉइंट चार्ज है, दूसरा वाला पॉइंट चार्ज है। ये जो डिस्टेंस है जैसे मैंने बोला, ये डिस्टेंस आपके पास a है। ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसका चार्ज कैपिटल Q है, ये आपका स्मॉल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है स्मॉल q। हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो सवाल लिखिए बेटा, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्म रॉड एंड पॉइंट चार्ज। यूनिफॉर्म रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में हमें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, निकालेंगे। आप में से बेटा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर पूरी की पूरी रॉड को है ना सेंटर ऑफ मास से पड़ा मान लो, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे कोई ना कोई सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कॉन्सेप्ट भी होता होगा। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लाइफ इज नॉट दैट इजी कि सारे के सारे रॉड को सेंटर पड़ा मान लिया और फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। कुलाम्स लॉ जो था दैट k∗1 q² अपॉन r² इज द फोर्स, ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब दोनों के दोनों जो चार्ज थे वो पॉइंट चार्ज थे। अब इसमें से ये वाला तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, या इसमें चार्ज तो यहां भी है, 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 हर जगह है। तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है कि डायरेक्ट k∗1 q² अपॉन r² फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो मैं क्या करना चाहिए, ये तो पॉइंट चार्ज है, इसमें मुझे पॉइंट चार्ज ढूंढने चाहिए। कैसे बताता हूं, सुनिए। मान लीजिए कि मैंने क्या किया बेटा कि इस q चार्ज से ऐसे x डिस्टेंस दूर आया, x डिस्टेंस दूर आया और मैंने छोटा सा बहुत छोटा सा dx विड्थ का एलिमेंट कट किया, dx विड्थ का एलिमेंट कट किया। अब ये जो एलिमेंट है इसके पास छोटा सा चार्ज होगा, चार्ज छोटा सा है इसलिए मैं उसे dq लिख रहा हूं। ये चार्ज कितना होगा, दिमाग लगाते हैं। l लंबाई पर q चार्ज है तो dx लंबाई पर चार्ज कितना होगा, q अपॉन l इंटू dx। या फिर सीधे शब्दों में कहूं तो dx लंबाई पर चार्ज होगा चार्ज प्रति यूनिट लेंथ लैम्डा
इनटू ये वाली लेंथ कितनी है dx, लैम्डा हम बेटा पहले से लिख चुके हैं, दैट इज q बाई एल। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसके पास जो छोटा सा चार्ज आया है, दैट इज ऑफ कोर्स मेरे बच्चे q अपॉन एल इंटू dx। अब यहां भी पॉइंट चार्ज है और यहां भी पॉइंट चार्ज है। अब दोनों जगह अगर पॉइंट चार्ज है तो अब हम बड़े आराम से दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये छोटा सा चार्ज इस छोटे से चार्ज पर छोटा सा फोर्स लगाएगा। लेट्स से दैट छोटा सा फोर्स इज df एंड दैट फोर्स विल बी ऑब्वियसली k, इसका चार्ज dq, इसका चार्ज स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो आपके पास है x। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये सिर्फ यही एलिमेंट थोड़ी लगाएगा, यहां वाला भी लगाएगा, यहां वाला भी, यहां वाला भी, यहां वाला भी, यहां वाला भी। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट होंगे और वो सारे के सारे छोटे छोटे एलिमेंट इस पर फोर्स इसी तरफ लगातार लगाते जाएंगे। फोर्स सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमें कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी सिंपली सारे के सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ने जो फोर्स लगाया उन सारे के सारे फोर्सेस को लिखो और ऐड कर दो। तो चलिए लिखता हूं के क्यू बटा डी क्यू क्या था, डी क्यू था क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन बटा एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन। एक्स की वैल्यू को हम कहां से कहां तक वेरी करें, तो आप कहोगे सर एक्स जो है मुझे वेरी करना चाहिए ए से लेकर ए प्लस एल तक, क्योंकि इस पूरी की पूरी रोड के जो एलिमेंट्स है वो कहां से कहां तक फैले हुए हैं, कहां से कहां तक। सबसे पहला एलिमेंट ये वाला है जिसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और सबसे आखिरी वाला एलिमेंट जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए एक्स की वैल्यू होगी ए प्लस एल, ए प्लस एल। छोटा सा इंटीग्रेशन है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी के क्यू क्यू अपॉन एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल। बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, आप लोग तो याद ही रखते हो। इसका इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल। जैसे मैंने लिमिट्स पुट की बेटा मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन एल 1/a -1 अपॉन बेटा एक्स को a प्लस एल लिखना। और ऐसा लिखते बेटा मेरे ख्याल से ऊपर से और नीचे से l तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन a इंटू ए प्लस एल। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो इस रोड की और इस पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, के क्यू क्यू अपॉन एल इंटू ए इंटू ए प्लस एल। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस रॉड एंड दिस पॉइंट चार्ज। ठीक बच्चों, आई होप बड़ा सवाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में सेट हो ही गया होगा। इसमें मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि बेटा आप पूरी की पूरी रोड को सेंटर पड़ा मान लो और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दो, ये अलाउड नहीं है। ये कोई सेंटर ऑफ मास चैप्टर थोड़ी है, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे ऑफ कोर्स बेटा वहाँ से तो डिफरेंट है। तो प्रॉपर हमें इंटीग्रेशन करके आंसर लाना है, ऐसे नहीं ला सकते। ठीक है, आगे चले, चलो एक और करते हैं बेटा, बढ़िया सवाल करते हैं, टफ सा, जिसमें हमें हल्की फुल्की इमेजिनेशन भी चाहिए होगी। जैसी IIT एडवांस्ड ऑफ कोर्स बेटा काफ़ी हद तक इमेजिनेशन चाहिए होती है, उसके अंदर 3D विजुअलाइजेशन वगैरह चाहिए। तो उसके बेसिस पे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। चलो बच्चों सुनो, इस तरह की कहानी है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है, मैं पहले बोल दूं ये स्क्वायर है बेटा। ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड है L, ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड है L। इसके हर वर्टेक्स पर Q चार्ज पड़ा है, Q Q Q Q। यहां तक कहानी ठीक है।
इसका जो सेंटर है, सेंटर मतलब यू नो इट वेरी वेल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। इसका जो सेंटर है दैट इज ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये सेंटर रहा। अब इस स्क्वायर का जो सेंटर है उसके ऊपर, मतलब इस प्लेट के परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ऐसे यहां कहीं एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और ये कितनी हाइट पे है, ये बेटा h हाइट पे है, बिल्कुल h हाइट पे। यहां तक कहानी समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो चारों के चारों चार्ज पड़े हैं ये एक तरह से स्क्वायर प्लेट है, उसकी वर्टिसेस पे है Q Q Q Q। इस स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर था उससे h डिस्टेंस ऊपर एक स्मॉल q हमने और रखा हुआ है। स्मॉल q पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपको निकालना है। तो सवाल लिखो बच्चों, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल q। आखिर स्मॉल q पर फोर्स कितना है ये निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे। इस स्मॉल q पर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। बाय सिमेट्री सभी ने जो फोर्स लगाया उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी। हम सोच लेंगे, कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले बेटा एक बात देखना, ये L है, ये L है, स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। वो तो मैंने 3D बनाया इसलिए रोम्बस जैसा लग रहा हुआ, बाकी है तो ये स्क्वायर। ये L है, ये L है, तो ये √2L है, ये इसका हाफ है, तो दिस इज ऑफ कोर्स L/√2। ये L/√2 है, ये h है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला Q चार्ज जो है ये इस Q चार्ज पर ऐसे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। लेट्स से दैट फोर्स इज F, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये L/√2 है, और अगर ये h है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कुड इजीली से कि दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, that is L²/2 plus h square, and let's say this angle is theta. If this angle is theta, this angle also comes out to be theta. सारे ही चार्जेस ने फोर्स तो ऑफ कोर्स बेटा इतना ही लगाया होगा, मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्शन ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट रही होंगी। जैसे ये वाला जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज ने भी बड़ा फोर्स तो इतना ही लगाया होगा, फोर्स तो ऐसे लगाया होगा। देखते हैं, अब देखना बेटा, ये फोर्स लिखना हमारे लिए इतना मुश्किल काम है नहीं। ये फोर्स होगा K, ये वाला चार्ज कैपिटल Q, ये वाला चार्ज स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये L/√2 है, ये h है, तो बेटा ये डिस्टेंस आपकी √L²/2 प्लस h स्क्वायर हो गई। उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो L²/2 प्लस h स्क्वायर। ये एक चार्ज ने इस चार्ज पर जो फोर्स लगाया वो है। चलो बच्चों, अब मैं इस Q चार्ज को थोड़ा सा और बढ़िया से दिखाता हूं। ये Q चार्ज जिस प्लेन में है उस प्लेन में बात करते हैं। ये आपका स्मॉल Q चार्ज, इस Q चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया ऐसे। लेट्स से दिस इज F। अगर मैं ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो दिस एंगल विल बी ऑब्वियसली थीटा, दिस विल बी ऑब्वियसली थीटा। इसी तरह का फोर्स बाकी सारे भी लगा रहे होंगे। इस F के दो कंपोनेंट आएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बेटा ये आएगा F cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये F sin थीटा आएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल ने इस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगाया सिर्फ वो लिखा है। ऐसे चारों लगा रहे होंगे, और अगर चारों लगाएंगे तो आपके जो F cos थीटा जो है ये तो ऐड हो जाएंगे, और ये जो F sin थीटा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं मैं दिखाता हूं बेटा आपको। जैसे स्मॉल Q जो है वो बेटा ऐसे यहाँ कहीं है, स्मॉल Q यहाँ कहीं, स्मॉल Q जो थी बेटा वो यहाँ कहीं, ऐसा मैंने ऐसा प्लेन बना के दिखा दिया ऐसे। अब सबकी वजह से फोर्स FF आएगा, तो उनसे क्या होगा कि F sin थीटा ऐसे, इसकी वजह से F sin थीटा आएगा ऐसे, तो इसकी वजह से F sin थीटा आएगा ऐसे।
एक की वजह से आएगा एफ साइन थीटा इसी प्लेन में ऐसे, एक की वजह से एफ साइन थीटा आएगा ऐसे। तो चारों के चारों जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये सारे के सारे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ऊपर की तरफ चारों की वजह से एफ कॉस्ट आएगा वो तो ऐड हो जाएगा। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली 4f cos theta, 4 times, but what is f? F is force due to one charge, that is kqq upon L square by 2 plus h square times cos theta. Cos theta obviously means base upon hypotenuse. Base is h and hypotenuse is of course root of L square by 2 plus h square. और हमारे पास आंसर आ गया 4 times k q q h, 4 times k q q h अपॉन L square by 2 प्लस h square की पावर 3/2। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो आई रियली होप बेटा सारे सिचुएशन आपके समझ में आ गई होगी। 1 2 3 4 4 चार्ज थे। इस स्क्वायर का जो डायगोनल था उसके ऊपर बेटा एक चौथा चार्ज रखा हुआ था। इसने फोर्स लगाया ऐसे, इसने फोर्स लगाया ऐसे, इसने फोर्स लगाया ऐसे और इसने फोर्स लगाया ऐसे। जो फोर्सेस थे वो ऐसे ऐसे थे, उनके ये वाले कंपोनेंट तो ऐड हो गए और ये वाले जो कंपोनेंट उस प्लेन के अंदर थे वो ऑफ कोर्स बड़ा कैंसिल आउट हो गए। और ऐसे करके हमने बड़े आराम से नेट फोर्स निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल। हालांकि इस सवाल के अंदर कोई ऐसे बहुत तगड़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो नहीं है, लेकिन ये सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन का है एक तरीके से। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपना जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वही थोड़ा सा इजी सा पूछ रखा है, लेकिन एसएचएम के थोड़े फंडे इसके अंदर यूज होंगे। तो चलिए कहानी सुनिए बेटा। ये आपके पास एक्स एक्सिस, चलिए मैं एक वाई एक्सिस भी बना देता हूँ। This is y-axis, this is x-axis, this is x-axis। यहां तक ठीक है। यहां कहीं एक चार्ज पड़ा है, यहां कहीं एक चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज। मैंने किसी तरीके से इसको फिक्स कर रखा है, कोई कील वील ठोक रखी होगी, फिक्स कर रखा है। इसको मैंने जहां कहीं फिक्स कर रखा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0। इसी तरह से मैंने एक चार्ज यहां भी बड़ा फिक्स कर रखा है, प्लस क्यू चार्ज ही है, मैंने इसे यहां फिक्स कर रखा है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,0, इसके -1,0, उसके बाद ऑफकोर्स +1,0। और बीचों बीच मैंने एक दूसरा चार्ज और रखा हुआ है, ये चार्ज है +q और इसका मास है बेटा m। सारे पॉजिटिव हैं, ये फ्री टू मूव है, इस पर अगर कोई फोर्स लग गया तो ये मूव कर सकता है, लेकिन कोई ग्रेविटी नहीं है। एक बार है ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही कंसिडर करने, ग्रेविटी नहीं है इस सवाल के अंदर, सिचुएशन में ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल तुमसे कि ये जो +q है, जिस सीक्वेंस में आपसे सवाल पूछूं उसी सीक्वेंस में जवाब देना है। इस +q पर इस टाइम पर कितना फोर्स लग रहा है? तो आपको सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया है। ये वाला +q चार्ज इस q चार्ज पर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, kqq/a²। ये वाला q चार्ज इस q चार्ज को रेपेल कर रहा है इस तरफ, kqq/a²। सो ऑफ कोर्स नेट फोर्स ऑन दिस स्मॉल q चार्ज कम्स आउट टू बी 0। अच्छी बात है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये फोर्स 0 है, तो ऑब्वियस बात है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी है? इज इट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? स्मॉल q की ये जो ओरिजिन पर पड़ा है, तो ये जो इसकी पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है? कौन सी है? सोच लिया? अब मैं बताऊं, ये वाले पोजीशन स्टेबल भी है अनस्टेबल भी है, डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरफ मूव करा रहे हैं। अगर आपको स्टेबल अनस्टेबल नहीं याद हो तो मैं हल्का फुल्का रिपीट करता हूं। जैसे
अगर मैंने इस क्यू चार्ज को एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव किया, लेट्स से मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस किया और मैं इस क्यू चार्ज को यहां ले आया, यहां पर तो ये इक्विलिब्रियम पे था, मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि ये वाली पोजीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो मैंने इसको हल्का सा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया, इस प्लस क्यू चार्ज से इसकी दूरी घट गई, दूरी घट गई तो इनके बीच का जो रिपल्शन था वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। इस प्लस क्यू चार्ज से दूरी घट गई तो इनके बीच का जो रिपल्शन था वो घट गया। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, तो कुल मिलाकर नेट फोर्स जो है वो इस पार्टिकल पर इधर की तरफ आ गया। हमने डिस्प्लेस किया राइट, तो नेट फोर्स आ गया लेफ्ट। ये फोर्स ऑफ कोर्स, इस तरह के फोर्स का हमने पहले भी नाम निकाल रखा है। दीज काइंड ऑफ फोर्सेस आर नोन एज रिस्टोरिंग फोर्सेस। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है, ये पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करते हैं। यही हाल तब है जब मैं इस पार्टिकल को नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेके जाऊंगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेके जाऊंगा, तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को करेगा रेपेल, ये वाला फोर्स होगा बड़ा। वो वाला क्यू चार्ज से दूरी गई है घट, तो ये वाला फोर्स होगा छोटा। ये फोर्स बड़ा और ये फोर्स छोटा, तो नेट फोर्स आएगा ऐसे। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए ऑब्वियस बात है कि ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, वो भी कौन सी, स्टेबल। बिकॉज अगर हमने इसको राइट डिस्प्लेस किया तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आता है लेफ्ट, वो से वापस लाने की कोशिश करता है। अगर मैं इसको लेफ्ट डिस्प्लेस करता हूं तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स राइट आता है, जो पार्टिकल को वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। इट मीन्स दैट कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज स्टेबल फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसके लिए तो बड़ा ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम है। अच्छी बात है। अगर मैं इस पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस क्यू चार्ज को वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करूंगा तो ये वाला क्यू चार्ज इसको ऐसे रेपेल करेगा, कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को ऐसे ऐसे रेपेल करेगा, कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल, नेट फोर्स आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ। और वो जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा वो किस चीज के लिए जिम्मेदार है? वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए जिम्मेदार है या दूर भगाने के लिए जिम्मेदार है? तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स दूर भगाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब अगर मैंने पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आने की बजाय भाग जाएगा। इट मींस दैट कि ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम तो है लेकिन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। कब? अगर मैं मोशन कराता हूं वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप कह सकते हो कि इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, अगर ये स्मॉल क्यू अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो ये ऑसिलेटरी मोशन किस तरफ कर सकता है? वाई के अलोंग ऑसिलेटरी मोशन कर सकता है या एक्स के अलोंग? तो आप कहोगे सर वाई के अलोंग तो हल्का सा भी अगर मैंने इसको छेड़ दिया ना तो भाग जाएगा। अगर इसके ऑसिलेटरी मोशन करने की अगर संभावना है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो चलिए अपन अगले वाले पेज पे वही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन इज लाइक दिस। ये बड़ा आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ओरिजिन पर एक प्लस क्यू चार्ज है, एम मास है। यहाँ पर आपके पास एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये फिक्स है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a,0 और यहाँ कहीं मेरे पास एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, ये भी आपका फिक्स है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस स्मॉल क्यू को अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो आपको प्रूव करना है कि ये एसएचएम करेगी और उस एसएचएम का टाइम पीरियड भी आपको निकालना है। तो सवाल लिखिए बेटा, प्रूव दैट इफ स्मॉल क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली along x axis, बेटा स्लाइटली को अंडरलाइन करना, स्लाइटली along x axis
it will perform simple harmonic motion. Also find time period of simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है और उसका टाइम पीरियड निकालना है. बिल्कुल बेसिक सवालों जैसा सही है, कोई बहुत भारी काम नहीं है. चलो करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले मैंने इस क्यू को हल्का सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया मैंने एक्स एक्सेस के अलावा, थोड़ा सा ही किया बेटा. डायग्राम में थोड़ा सा दिखा दिया कि डायग्राम बढ़िया बन जाए. तो इस चार्ज से दूरी घटकर हो गई है a माइनस एक्स और इस प्लस क्यू चार्ज से दूरी बढ़कर हो गई a प्लस एक्स. ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को ऐसे रेपेल करेगा विथ फोर्स F1. F1 की वैल्यू कितनी होगी? K क्यू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा ऐसे विथ फोर्स F2. कितना बेटा? K क्यू क्यू अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर. ये a है, ये x है, तो a प्लस एक्स. एज यू कैन सी दैट कि कौन सा फोर्स बड़ा है? फोर्स बड़ा है ऑफ कोर्स, F1 बड़ा है, F2 छोटा है. तो इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स आ गया लेफ्ट पे. एसएचएम की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है. पहली कंडीशन क्या होती है कि डिस्प्लेस करूंगा राइट तो नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट. ये जो हमारा नेट फोर्स है, इसको मेरे बच्चे चाहें तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं. इट्स वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स F1 माइनस F2. F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ, तो नेट हो गया F1 माइनस F2. वैल्यूज रखूंगा तो दैट कम्स आउट टू बी K क्यू क्यू, बड़ा कॉमन ले लिया, 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर. और हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई है K क्यू क्यू. नीचे आ गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर. ऊपर बड़ा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. मैं नीचे लिख दूं इस कैलकुलेशन को. मेरे पास आ गया नेट फोर्स. कितना आ गया बेटा? K क्यू क्यू. a स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2ax माइनस माइनस 2ax, तो ऊपर 4ax आ गया, 4ax. और नीचे बेटा ऑब्वियस बात है मेरे पास आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर. सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सेकंड मैथमेटिकल कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो आपका नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए. यहां पर तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक्स तो ऊपर भी है मेरे बच्चे, एक्स तो नीचे भी है. काश नीचे एक्स ना होता. तो आप कहोगे सर बिल्कुल नीचे वाला एक्स तो उड़ा देंगे, क्योंकि सवाल में हमें ये कहा गया है कि हमने स्लाइट डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है. और अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो मैं एक अजम्पशन ले सकता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट x है ये a के सामने काफ़ी छोटा है. और अगर x की वैल्यू a के सामने बहुत छोटी है, अगर बहुत छोटी है, तो इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, उसकी पावर 2 कितना हो गया? a रेज टू पावर 4. ऊपर नीचे से बेटा a कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 4 टाइम्स k क्यू क्यू. एक a तो बेटा कैंसिल अपॉन a रेज टू पावर 3 इंटू एक्स. लो बच्चा, हमने बड़े प्यार से एसएचएम की दोनों कंडीशंस प्रूव कर दी है. सो सवाल का पहला पार्ट हो चुका है कि एसएचएम हैज बीन प्रूव्ड. नेक्स्ट इज असर टाइम पीरियड कैसे निकालें? वेरी सिंपल. नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटा मैं एक्सेलरेशन को जानबूझ के dv बाई dt लिख रहा हूं क्योंकि बेटा ए तो हमने वो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए यूज कर लिया इसलिए. और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है मेरे बच्चों. एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स k क्यू क्यू अपॉन m a रेज टू पावर 3 इंटू एक्स. नाउ लुक एट द सिचुएशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू एक्स. इतना तो मेरे बच्चों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडा याद ही होगा. अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू एक्स. दिस समथिंग इज
ओमेगा स्क्वायर, दिस इज समथिंग इज योर ओमेगा स्क्वायर। और आप यहां से कह सकते हो कि मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है और रूट ऑफ 4k अपॉन m⁴ और रही बात टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2π बाई ओमेगा, तो उसकी वैल्यू आ गई है 2π बाई ओमेगा। तो मेरे पास ma³ तो आ गया है ऊपर और 4 टाइम्स k³ आ गया है नीचे। सो दिस इज योर टाइम पीरियड। आई होप इट विल वर्क। अगर काम चल जाए ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। ऐसी एक सिचुएशन और, ये वाली सिचुएशन अगेन कोशिश करना आप लोग कि आपसे बन जाए, ठीक है, आप ही सारा का सारा काम निपटा दो, ऐसी कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल इस तरह से कि ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, मैं लिख भी देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस बेटा, दिस इज वाई एक्सिस। यहां कहीं एक चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, मैंने इसको फिक्स कर रखा है -a,0 पर, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहां कहीं एक दूसरा चार्ज और ले रखा है +Q चार्ज a,0 पर, और मैंने इससे भी फिक्स कर रखा है। ओरिजिन पे एक -Q चार्ज है जिसका मास है m, कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी वगैरह कंसीडर नहीं करनी है, ओरिजिन के ऊपर -Q चार्ज पड़ा है। पहले तो आपको बताना है कि जो -Q इस पोजीशन पर पड़ा है, यहां पर -Q इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो आपको यहां से बिल्कुल है, इस नेगेटिव चार्ज को ये कैपिटल Q चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है k⁴ अपॉन a² से, ये वाला Q चार्ज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है k⁴ अपॉन a² से। सो ऑफ कोर्स इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम है, इस बात पर तो हम लोग एग्री कर गए। अब मेरा अगला सवाल ये है कि इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल और अनस्टेबल, कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब आप लोग हल्का सा समझ गए कि हाँ लोचा हो सकता है, पिछले वाले सवाल के अंदर भी लोचा हुआ था, ऐसा हो सकता है कि x के अलोंग आंसर कुछ और हो और y के अलोंग आंसर कुछ और हो। बिल्कुल, ये -Q को हम किस तरफ डिस्प्लेस करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम है या नहीं है। जैसे अगर मैं इस -Q को हल्का सा भी x के अलोंग डिस्प्लेस कर दूं, तो इस +Q से इसकी दूरी गई है घट, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स गया है बढ़। इस +Q चार्ज से इस -Q की दूरी गई है बढ़, इसलिए ये वाला फोर्स गया है घट। अब ये वाला फोर्स बड़ा और ये वाला फोर्स छोटा है, तो नेट फोर्स जो है वो राइट आ जाएगा। और नेट आपने डिस्प्लेस किस तरफ किया, राइट में, नेट फोर्स भी किस तरफ लग गया, राइट में। तो ऑफ कोर्स ये चार्ज पार्टिकल वापस आएगा, भाग जाएगा, ऑफ कोर्स भाग जाएगा। अगर भाग जाएगा तो हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के मोशन के लिए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इजंट इट। लेकिन y के अलोंग क्या कहना है? हाँ, y के अलोंग मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी सी पलट जाएगी। कैसे? इस -Q चार्ज को मैंने हल्का सा बेटा y के अलोंग डिस्प्लेस किया। मान लो मैं इसको 0, y पे ले आया, मैं 0, y पे ले आया। ये जो -Q चार्ज है, सॉरी ये जो +Q चार्ज है, ये इस -Q चार्ज को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे किसी न किसी फोर्स से। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स की वैल्यू मुझे लिखनी आती है, फोर्स तो बाद की बात है। पहले डिस्टेंस तो देखो इन दोनों चार्ज के बीच में कितनी है। आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स y है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास √a² + y²। तो ये वाला Q चार्ज इस Q चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा k⁴ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर a² + y²। सर माइनस नहीं लगाया बेटा, सिखा चुका हूं आपको ये बात। माइनस का तो सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ था कि अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। वो हमने यूज तो कर लिया, अलग से दिखाने की क्या जरूरत है। इसी तरह से ये वाला +Q इस -Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। मेरे बच्चे बोलेंगे सर क्या आप बार बार लिखते रहते हो, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही फोर्स आएगा। वही फोर्स इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी तो सेम है। अब आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ। और अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, डिस्प्लेस किया किधर किया है, ऊपर, नेट फोर्स इधर आ गया नीचे, तो स्टेबल या अनस्टेबल, तो आपको सर ऑफ कोर्स इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के मोशन के लिए ये बड़े आराम से आप स्टेबल कह सकते हैं। अब हमारा इतना समझा गया। अब अगला सवाल, मेरा अगला सवाल यह है कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दे दूं तो आपको प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड भी आपको निकालना है। आप हाँ सर आपने मोस्टली काम तो कर दिया है, हमें हल्का सा काम करना है, कर लेंगे, तो कीजिए। प्रूव दैट इफ माइनस क्यू is displaced slightly along y-axis, it will perform simple harmonic motion. Also find time period of simple harmonic motion. कर देंगे बेटा। लेट्स से बेटा ये वाला एंगल थीटा, बाय ज्योमेट्री दिस एंगल आल्सो कम्स आउट थीटा, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा, ये आपका थीटा। इस एफ के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एफ का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ ऑफ कोर्स आएगा एफ का साइन थीटा। इस एफ के भी दो कंपोनेंट आएंगे, नीचे की तरफ तो आएगा एफ का साइन थीटा और इस तरफ आएगा एफ का कॉस थीटा। ये जो हमारे एफ के कॉस थीटाज हैं ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में लग के कैंसिल हो गए और नेट फोर्स आ गया नीचे की तरफ 2f साइन थीटा। आप कह सकते हो कि नीचे की तरफ जो नेट फोर्स है या फिर जिसको तुम लोग बेटा रिस्टोरिंग फोर्स बोलना भी पसंद करते हो, उसकी वैल्यू आ गई है 2f का साइन थीटा। 2 व्हाट इज f? f इज इस q चार्ज ने इस q चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, और हम निकाल चुके हैं कि q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज y and hypotenuse is a root of a square plus y square। ये हमारे पास बड़ा नेट फोर्स आ गया है। मैं नेट फोर्स लिख देता हूं, कितना आ गया है, फोर्स की वैल्यू आ गई है 2kqqy अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए दो बातें प्रूव करनी पड़ती थी बेटा, कौन सी? एक तो ये कि डिस्प्लेस करूंगा ऊपर तो नेट फोर्स आएगा नीचे, वो तो प्रूव हो चुकी है, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आपको वैसे ये वाली बात प्रूव नहीं हुई क्योंकि y तो ऊपर भी है और बेटा y तो नीचे भी है। ये बेटा y तो ऊपर भी है और y तो नीचे भी है, लेकिन फिर हमें याद आया कि हमारे सवाल के अंदर ये लिखा हुआ था कि सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, और अगर y एक्सिस के अलोंग अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 1 के सामने बहुत बहुत छोटी है, और हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू है 2kqqy, नीचे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 तो a क्यूब हो गया। लो बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया है और हमने बड़े प्यार से SHM को प्रूव कर दिया है। लास्ट स्टेप, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करूं?
टाइम पीरियड निकालने के लिए नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन को मैं जानबूझ के dv बाई dt लिख रहा हूँ, a क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि a तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिखने में यूज कर लिया था, इसलिए वो नहीं लिख सकता। मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है प्यारे वाले बाल को, क्या आ गई है, 2 टाइम्स के क्यू क्यू अपॉन एम ए रेज टू पावर 3 इंटू वाई। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वैसे हम अक्सर डिस्प्लेसमेंट एक्स लिखते हैं, लेकिन बेटा मैंने इस सवाल के अंदर वाई ले रखा था डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत थोड़ी आपको उससे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस समथिंग मस्ट बी योर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई है रूट ऑफ 2 टाइम्स के क्यू क्यू अपॉन एम ए रेज टू पावर 3। रही बात टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ए रेज टू पावर 3 अपॉन 2 टाइम्स के क्यू क्यू। ये हमारा आंसर आ चुका है। और आप जानते हैं कि इस पूरे के पूरे सवाल के अंदर बहुत तगड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट तो लगे ही नहीं है। सिर्फ 2 चार्ज ने एक चार्ज पर कितना फोर्स लगाया है और वो नेट फोर्स लगना कितना आसान था। असली सवाल तो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का था। बट आई होप किसी बच्चे ने अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत तगड़े से ना भी पढ़ रखा होगा तब भी वो सारी बातें समझ गया होगा। यही नहीं, तुम में से जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनको भी हल्का फुल्का रिविजन तो इस सवाल के बहाने हुआ भी होगा। और IIT एडवांस के सवाल तो होते इस तरह के हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट उनके अंदर लगातार यूज होते रहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट इज एक सवाल और करते हैं। हालांकि इस सवाल का कोई लेना देना सुपरपोजिशन से नहीं है, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड सवाल है। इसके जैसा सवाल कभी न कभी आप लोग फेस कर सकते हो। ठीक, तो सुनिए सिचुएशन क्या है बेटा, देखिए। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई फिक्स्ड सीलिंग है, छत है, और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। इससे 2 स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं, मासलेस आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग ये रही और दूसरी स्ट्रिंग ये रही। These are 2 strings, these are 2 massless ideal strings. दोनों के ही कोनों पर ना चार्ज रखे हुए हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है, वैसे है ना इस पर भी एक पॉइंट चार्ज है। These are 2 point charges. This is one of the point charge and this is the another point charge. और दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो इस टाइम पर इक्विलिब्रियम पे हैं। ऑफ कोर्स बड़ा इक्विलिब्रियम पे है तो रेपेल क्या होगा एक दूसरे को, रेपेल क्या होगा तो ऑब्वियस बात है दोनों का साइन जो है वो सेम रहा होगा। ठीक ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बड़ा सेम है। मैं इसको भी थीटा लिख रहा हूँ, इसको थीटा लिख रहा हूँ। थीटा जो है वो गिवन नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखने लिख दिया, लेकिन थीटा जो है गिवन नहीं है, नॉट गिवन। दोनों के दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अभी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, इन दोनों जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो डेंसिटी है, व्हेन आई से डेंसिटी आई मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों पार्टिकल्स की जो मास डेंसिटी है, व्हेन आई से मास डेंसिटी आई ऑब्वियसली मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो रो है। ये गिवन है बेटा, ये मुझे गिवन है। अब सवाल में सिचुएशन ये है कि इस पूरे के पूरे, अच्छा मैं बोलना भूल गया कि ये रस्सी दोनों के दोनों, दीज आर आइडियल स्ट्रिंग्स, दीज आर आइडियल आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो आइडेंटिकल है। आइडियल है, आइडियल मतलब मासलेस, बहुत ज़्यादा उनका मास नहीं है, हल्की उनकी तुम स्ट्रिंग मान सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को जो है ना मैंने किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया। मैंने किसी न किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया। लिक्विड के अंदर डुबोने के बाद भी
इनकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये अनचेंज रहती है। मतलब पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर था तो बाद में भी इक्विलिब्रियम यही है, चेंज नहीं हुआ। ना तो वो चार्ज पार्टिकल्स नज़दीक आए ना दूर गए, जहाँ पड़े थे पहले बाद में भी वहीं पड़े रहे। तो मैं फिर से सारी कहानी बोल दूं कि आपका जो सिस्टम है वो आपका इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इमर्ज्ड एंटायर अरेंजमेंट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। एक ऐसे लिक्विड के अंदर हमने रख दिया जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो पहले भी वही थी और बाद में भी वही रहती है, सेम ही रहती है। तो सवाल ये है कि फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो बता दीजिए। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी शब्द भी यूज करते हैं और इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों करते हैं। लेट्स से दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो मेरे ख्याल से मैं एक बार के लिए ऐसे लेट्स से आर ले लेता हूँ। अब कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पर नीचे की तरफ mg लगेगा। mg को बड़े आराम से लिख सकता हूँ, खुद की डेंसिटी, इस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी सवाल में दे रखी है रो, इसका खुद का वॉल्यूम इनटू g। इस रस्सी में कोई ना कोई टेंशन होगी, मैंने टेंशन को एक बार के लिए लिख दिया t। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल से ये वाला एंगल भी आपका थीटा है। ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को जरूर रेपेल करेगा और उस फोर्स को मैंने एक बार के लिए Fe लिख दिया, Fe लिख दिया, ठीक है। अब देखना इस चार्ज पार्टिकल को अगर देखें तो कौन से फोर्सेस हैं। इस चार्ज पार्टिकल पर सबसे पहले ऊपर की तरफ तो है t cos थीटा, नीचे की तरफ है mg, mg कैन बी रिटन एज रो vg। इस तरफ मेरे पास है t sin थीटा और बाहर की तरफ ऑफ कोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो मेरे पास इक्वेशन बेटा क्या क्या आ गई, t sin थीटा शुड बी योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड t cos थीटा शुड बी ऑफ कोर्स रो vg। दोनों को मैंने डिवाइड किया तो यहां से मेरे पास आ गया tan थीटा इज Fe अपॉन रो vg। tan थीटा इज Fe अपॉन रो vg। ये हमारा थीटा आ गया। ये तो कब की कहानी है, डुबोने से पहले। डुबोने के बाद क्या होगा, मैंने सारे के सारे अरेंजमेंट को लिक्विड के अंदर डुबो दिया है, उसके बाद क्या कहानी होगी देखते हैं बेटा। क्या कहानी होगी, ये आपकी फिक्स्ड रूफ, इसके साथ ये आपका वर्टिकल और ये एक रस्सी, ये दूसरी रस्सी, ये आपका चार्ज पार्टिकल, ये आपका चार्ज पार्टिकल। पहले अगर इक्विलिब्रियम पर एंगल थीटा था तो अब भी इक्विलिब्रियम पर एंगल थीटा है, और अगर ये थीटा अनचेंज्ड है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन पहले अगर आर था तो अब भी सेपरेशन आर ही होगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन हमने क्या किया कि इस बार सारे के सारे अरेंजमेंट को हमने ऐसे एक लिक्विड के अंदर डुबो रखा है जिस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। अब क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पर नीचे की तरफ mg, खुद की डेंसिटी, खुद का वॉल्यूम g।
रस्सी अपनी तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स से, वो टेंशन होगा। मैंने इसको टी डैश लिख दिया बिकॉज आई थिंक टेंशन विल चेंज। ठीक है, एक फोर्स और लगेगा, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लिक्विड के अंदर डुबोगे तो बॉयंसी फोर्स तो लगेगा। इस बॉयंसी फोर्स की वैल्यू में लिखनी आती है, लिक्विड की तो डेंसिटी, वॉल्यूम बड़ा ऑफ कोर्स इसका इनटू जी। ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? अच्छा, वो वाला चार्ज पार्टिकल अब भी इस चार्ज पार्टिकल को रेपेल कर रहा होगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैंने इसको एक बार के लिए एफ ई डैश लिख दिया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही रहेगा या चेंज होगा? तो आप कह सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल पर अब जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये उतना नहीं है, बल्कि कम हो गया। सर कम क्यों हो गया? सर वो वाला चार्ज, ये वाला चार्ज जितने पहले थे उतने अब हैं। सेपरेशन पहले आपका आर था, अब भी आर है। तो सर फोर्स चेंज क्यों हुआ? फोर्स इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। देखना इस बात को, मान लो कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो पहले जब एयर में थे तब फोर्स की वैल्यू थी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो फोर्स होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स Q1 वही है, Q2 वही है, आर स्क्वायर वही है, लेकिन जो K है बेटा वो चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया। आप जानते हो कि ये वाला K तो 9 × 10⁻⁹ है, लेकिन ये वाला जो K है ये 9 × 10⁹ नहीं है, बल्कि 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर है। तो पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लग रहा था, तो अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर लग रहा है। और ये नीचे जो एप्सिलॉन आर की टर्म आई है किस कारण से आई है? क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो गया। सो आप कह सकते हो कि न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी ऑफ कोर्स एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। अब तो कर देंगे ये वाला एंगल थीटा, तो मेरे प्यारे वाले बाल को ये वाला एंगल भी थीटा। कौन से फोर्स है बेटा? ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, सॉरी बेटा टी नहीं, टी डैश का कॉस थीटा, इधर की तरफ टी डैश का साइन थीटा, इधर की तरफ मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना? एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, और नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ होगा दिस माइनस दिस, तो मेरे पास आ गया रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। अब हम जानते हैं कि ये वाला चार्ज पार्टिकल तो आपका इक्विलिब्रियम पे है, और अगर चार्ज पार्टिकल ये वाला इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। बड़ा इक्वेशंस बनाना, टी डैश का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, टी डैश का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स बड़ा कितना आ गया? रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। यही टेन थीटा, सेम टेन थीटा हम पहले भी निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वेट कर दो तो दैट इज क्या आ गया बेटा? एफ ई अपॉन रो वी जी। एफ ई से बेटा एफ ई गायब, वी जी से बेटा आपका वी जी गायब, और हमारे पास हमसे पूछा क्या था सवाल के अंदर? एप्सिलॉन आर पूछा था क्या? एप्सिलॉन आर की बेटा वैल्यू आ गई है एप्सिलॉन आर इंटू रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू रो, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई है, एप्सिलॉन आर की बेटा वैल्यू कितनी आ गई है? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ये हमारे एप्सिलॉन आर को तो हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड नाम से आइडिया लग गया होगा, इट इज टॉकिंग अबाउट सम रीजन और स्पेस। वो इलाका, वो क्षेत्र, वो रीजन, वो स्पेस जिसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल या किसी चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मौजूद हों, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रेजेंट हो, दैट एंटायर रीजन, दैट एंटायर स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेटा कोई ना कोई लेट्स से क्यू चार्ज है, या फिर लेट्स से कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है क्यू, क्यू डैश, क्यू डबल डैश,
इन सब चार्जेस की वजह से जितने इलाके में, जितने क्षेत्र के अंदर, जितने रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मौजूद रहेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, उस पूरे के पूरे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। ठीक है, हाँ लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस in which a charged particle or system of charges have their electric effects. इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। फेयर एनफ। अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कम है या ज़्यादा है, इस बात के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अक्सर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा अक्सर। ये अपने आप में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बात को डेजिग्नेट करती है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कितने कम हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरह से इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर। जैसे मान लो कोई पॉइंट P है, लेट्स से बेटा कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज हाई। अगर उस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कम है तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कम है। अगर हमने ऐसा कह दिया कि वहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं, अगर हमने ये कह दिया कि वहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब बेटा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा कोई बहुत इसमें टफ सी बात नहीं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉइंट पर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो उस पर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है वगैरह वगैरह, इन सब बातों करेगा। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा है तो समझ जाना कि ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर ज़्यादा है। उस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कम है तो समझ जाना कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये एक तरह से सिंपल सी बात हो गई। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक तरह से क्वांटिफाई कर रही है किसको? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिफाई कर रही है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को, जो एक वैल्यू दे रही है। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो इस बात को, इट क्वांटिफाइज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इतना ही बोल रहे थे कि कम है ज़्यादा है, अब हम वैल्यूज़ की बात करना भी स्टार्ट कर देंगे। इट क्वांटिफाइज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। किसी पॉइंट पर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं उसको एक तरह से एक वैल्यू दे रहा है ना, क्वांटिटी बता रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतने ज़्यादा है। तो इसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आम बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा मतलब ऐसा नहीं, बट सिर्फ मैं ही बोल देता हूँ। इवन HCV के अंदर, IIT JEE एडवांस के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द भी यूज़ कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह। तो आप ये भी कह सकते हो कि पॉपुलरली ना इट इज नोन एज, क्या शब्द यूज करते हैं बेटा इसके अंदर? हम इसके अंदर शब्द यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉपुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं। तो आप ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक? चलिए बच्चों, अब डिफाइन करते हैं। मान लो कि मेरे पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर खूब सारे चार्जेस हैं, ठीक?
इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिफाइन करनी है मेरे को। तो कैसे डिफाइन करें? अब वहां पर ऑफ कोर्स बड़ा सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर बड़े होंगे तो इस पॉइंट P पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे। अब मुझे उन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को क्वांटिफाई करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी से मुझे उसको क्वांटिफाई करना है, मुझे एक वैल्यू डेजिग्नेट करनी है उसके लिए, तो कर देंगे। अब मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्लान ये है कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो एक तरह से मुझे इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखना है। तो एक काम करता हूं कि इस पॉइंट P पर एक छोटा सा चार्ज रख देता हूं Q0। इस Q0 का मैं नाम निकाल देता हूं टेस्ट चार्ज, और ये पता कर लेता हूं, सुनना, ये पता कर लेता हूं कि इस Q0 पर कितना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये पता कर लेता हूं कि इस Q0 पर कितना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ज्यादा होंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जितनी कम होगी, ऑब्वियस बात है कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ही कम होंगे। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई तो ऑब्वियस बात है कि हमारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होंगे, है कि नहीं? ऐसा तो मान ही सकते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कोर्स उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा रहे होंगे। लेकिन फिर भी दिमाग में बात आई कि ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर मैं इसको दुगना रख दूंगा तो ऑफ कोर्स इस पर फोर्स तो दुगना लग जाएगा। भाई चार्ज को डबल करोगे तो फोर्स तो डबल लगेगा। अगर मैं यहां पर 10 टाइम्स चार्ज रख दूंगा तो फोर्स तो 10 टाइम्स लग जाएगा। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये एक्चुअली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ये इस Q0 पर भी डिपेंड कर रहा है, और ऑफ कोर्स इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। लेट मी राइट इट डाउन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज डिपेंडिंग ऑन किस किस पर? ऑफ कोर्स Q0 पर डिपेंड करेगा। अगर आप चार्ज को दुगुना करोगे तो बड़ा फोर्स तो दुगुना हो जाएगा, चार्ज को 4 गुना करोगे बड़ा फोर्स 4 गुना हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो फोर्स है ये ऑफ कोर्स Q0 पर डिपेंड करेगा। इस टेस्ट चार्ज को अगर हम दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे तो फोर्स भी आपका दुगना तिगुना तो हो ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन Q0 एज वेल एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स of system of charges at point P। पॉइंट P पर कितने ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं उस बात पर डिपेंड करता है। अब मुझे ना इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ इसमें है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, अब सुनना इस बात को, कि मैं इस पॉइंट P पर इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूं। सुनना कैसे कैसे, कि इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मुझे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट P पर एक Q0 टेस्ट चार्ज रख दो। उस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइड बाय Q0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। एंड इट मेक्स सेंस, बहुत आराम से, बहुत ही यूजुअल सेंस है इसका। देखो, तुम इस बात पर एग्री कर ही रहे थे कि सर फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि सर ये जो फोर्स है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये वाला टेस्ट चार्ज कितना ज्यादा है। तो ये टेस्ट चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन था उसे हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया कि इसको इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, और टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने के बाद ये जो क्वांटिटी आई ये क्वांटिटी Q0 पर डिपेंड नहीं कर रही। फोर्स Q0 पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसको Q0 से डिवाइड किया अब जो टर्म बनकर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? सिस्टम ऑफ चार्जेस पर डिपेंड कर रही है। एंड दिस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सिंपल। अगर मैं सिर्फ ये कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स है तो बच्चे बोलते ना सर
फोर्स जो है वो सिस्टम ऑफ चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, मानते हैं, लेकिन फोर्स इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपने यहां पर उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकालना है, तो एक काम करता हूं, मैं उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करता हूं, और टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म निकल के आ रही है ये हमारे टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही, और ये नहीं कर रही, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही, तो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किस पर डिपेंड कर रही है कि कितने ज्यादा और कितने कम या जैसे भी वैल्यू है, कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण यहां पर है। एंड दैट्स इट इज सिंपल, इट इज एज इजी एज दिस। तो मैं एक बात बोलता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P due to a charge or system of charges is defined as, कैसे डिफाइन किया, is defined as electrostatic forces, electrostatic force experienced by test charge placed at पॉइंट P। पॉइंट P ने बेटा, पॉइंट P पर रखे हुए टेस्ट चार्ज ने कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझिए इस बात को। हाँ, अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो गई, मान लो कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो गई, तो अगर फोर्स 10 न्यूटन हुआ तो बेटा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। अगर मान लो कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, तो अगर मान लो फोर्स 20 न्यूटन लग रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 कूलम चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उसके बराबर है। तो ये भी एक डेफिनेशन लिखी रहती है, लिखना पड़ा इस बात को भी। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P due to charge or system of charges is defined as electrostatic force experienced by unit पॉजिटिव चार्ज। बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज ने, +1 कूलम चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है, वही बेटा आपके पास एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, वही बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझ गए बेटा इस बात को। चलिए बच्चों, इस बात को अपन अगले पेज पे और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं फिर से बेटा इस बात को बोलता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पॉइंट P पर मैं चार्ज रखूं या न रखूं, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को महसूस करने के लिए मुझे यहां पर एक Q0 का चार्ज रखना पड़ता है। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहां पर कोई ना कोई फोर्स लगा और उस फोर्स को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दिया। तो इस पॉइंट P पर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इट विल बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इतनी सारी बातें अपन ने अभी तक कही है। इस डेफिनेशन से जो कोई बात आपको समझ में आई हो, जो कोई आपको लगता हो कि सर में लिखनी चाहिए, बढ़ा के करके चलो अपन उसको लिखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं
मैं लिखता हूं। सबसे पहली बात, वेक्टर अपॉन स्केलर, ऑफ कोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन के लिए क्या बोल सकते हो बेटा? डायरेक्शन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ, क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगली बात, यहां पर मैं इस क्यू नोट को रखूं या ना रखूं, टेस्ट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी। हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई नहीं था, वो अलग बात है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू नोट पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस पर डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रही है। हाँ, क्यू नोट रखने से ऑफ कोर्स हम उसको एक्सपीरियंस करने लग गए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट डजंट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, फोर्स टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करता है। मान लो कि टेस्ट चार्ज में दुगना ले लिया, तो टेस्ट चार्ज अगर दुगना लोगे तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा और नीचे चार्ज भी दुगना, डिवाइड करोगे वापस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। अगर आपने टेस्ट चार्ज 10 टाइम्स ले लिया तो फोर्स बेटा 10 गुना लग जाएगा। चार्ज से डिवाइड करोगे 10 वापस से कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वापस से वही आ जाएगी। ये तो ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिस्टम ऑफ चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा सर, इसकी यूनिट क्या होगी? बेटा इसकी यूनिट होगी, ऊपर है न्यूटन नीचे है कूलाम्ब, तो ऑफ कोर्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलाम्ब, एब्रीवेटेड एज N/c। एक यूनिट इसकी बेटा और है, मैं उसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मैं तो अभी तो सिर्फ लिखा रहा हूं, एंड दैट इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज डायमेंशन क्या होगी? सोचते हैं बेटा, डायमेंशन क्या होगी तो सोचना पड़ेगा। ऊपर तो है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन मेरे बच्चे जानते हैं mLT-2। चार्ज इज बेटा ऑफ कोर्स IT। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया mLT-3 I-1। याद करने वाला से तो कुछ है नहीं बेटा, ठीक है, याद हो जाए अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई इतना भारी इशू नहीं। ये इसकी डायमेंशन है। अच्छा, किसी पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और ये कोई पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करानी है तो क्या कैसे चेंज करेंगे? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करानी है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर दो। अगर आपने चार्जेस को अलग अलग जगह पर रख दिया, अगर आपने इन चार्जेस को अलग अलग जगह पर रख दिया तो ऑफ कोर्स इस क्यू नॉट पर रखा हुआ जो टेस्ट चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा, और अगर फोर्स चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अल्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपने चार्जेस अलग अलग जगह रखे हुए हैं इनको बड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई बच्चा कह सकता है कि सर ना इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने का एक तरीका और है, मीडियम चेंज कर दो, मीडियम चेंज कर दो फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बात है, चेंज करने का एक तरीका और है कि चेंज मीडियम। अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी चेंज हो जाएगी। सर टेस्ट चार्ज चेंज कर दो, 5 गुना लगा दूं? अरे नहीं यार, टेस्ट चार्ज अगर तो 5 गुना लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी 5 गुना हो जाएगी और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मैंने अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर किसी ने क्रिएट की होगी, जरूर किसी और चार्ज ने क्रिएट की होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने क्यू नॉट चार्ज रख दिया है तो उस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लगेगा,
उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी Q नॉट इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और मैंने कोई माइनस Q नॉट चार्ज ऐसे रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी और चार्ज के कारण है, किसी और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया माइनस Q नॉट। तो इस माइनस Q नॉट पर फोर्स लगेगा ऐसे, और उस फोर्स की वैल्यू अब भी Q नॉट इंटू ई होगी। सिर्फ माइनस क्यों लगाया बेटा? माइनस सिर्फ उसे बता रहा आपको डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो आप समझ गए। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। वो हम पहले से इस बात को लिख भी चुके थे, आपको बड़ा वापस से इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लग जाएगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट लग जाए। चलिए बच्चों, आई होप बेटा ये वाली बात भी आपके समझ में आई गई होगी। चलिए, इस डेफिनेशन को पक्का करने के लिए मैं आपको एक बड़ा बहुत ही डेफिनेशन बेस्ड सवाल करा, प्योरली डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। ये आपके पास बड़ा कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण मुझे पॉइंट पी पर, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, मैंने पॉइंट पी पर एक चार्ज रख दिया, 3 मिलीकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी experiences electrostatic force 6I cap minus 3J cap plus 6K cap Newton. Find electric field at point P. ड्यू टू ऑफ कोर्स सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं इस पॉइंट पी पर अगर 3 मिलीकूलम चार्ज अगर रखता हूं तो वो जो एक्सपीरियंस करने वाला फोर्स है वो मुझे सवाल के अंदर दे रखा है। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है डिवाइड बाई इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है। थोड़ा देखना कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है। फोर्स एक्सपीरियंस किया है 6I कैप माइनस 3J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन डिवाइड बाई चार्ज। बेटा चार्ज इज ऑफ कोर्स 3 इंटू 10⁻³ कूलम। और हमारे पास बेटा क्या आंसर आ गया 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कह दूं, लेट से मैं ऐसा कह दूं कि मैंने यहां पर ये 3 मिलीकूलम चार्ज हटा दिया, अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा सर उतनी रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से थी। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट्स इट। 3 मिलीकूलम चार्ज यहां पर रखूं या ना रखूं, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी की उतनी रहेगी। हां, 3 मिलीकूलम चार्ज अगर रख दोगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए आपके पास एक अरेंजमेंट आ गया। इस 3 मिलीकूलम को चार्ज को अगर नहीं रखोगे तब भी बेटा ऑफ कोर्स अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। तो इस 3 कूलम चार्ज को उठा के फेंक दो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। अब अगला सवाल, इफ, ये बड़ा पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, इफ वी रिप्लेस $3 मिलीकूलम चार्ज by -2 millicoulomb charge, what will be force experienced
बाई -2 मिली कूलम चार्ज। अगर मैं यहाँ पर -2 मिली कूलम चार्ज रख दूंगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब सवाल उल्टा हो गया, पहले हमें चार्ज दे रखा था, फोर्स दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली। अब हमने वो चार्ज हटा दिया, चार्ज हटा भी दोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी रहेगी। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, बच्चे बोले सर फॉर्मूला वही रहेगा, F = Q × E। चार्ज हमारा है -2 मिली कूलम, मिली मतलब 10⁻³ कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही होगा। कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, अरे भाई कितना, 2i कैप -j कैप प्लस 2k न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम बड़ा क्या होगा, कैंसिल। अरे 10⁻³ भी था तो 10⁻³ मैंने यहाँ लगा दिया, ये दोनों कैंसिल, और हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, बड़ा क्या वैल्यू आ गई है, -4i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप ऑफ कोर्स न्यूटन। ये आपका बड़ा फोर्स आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी बात समझ में आई गई होगी। ठीक, ये थी बेटा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। हालांकि बात बड़ा ऑफ कोर्स इससे बड़ी है, वो धीरे धीरे देख ही लेंगे, लेकिन हमने सिर्फ उससे एक बार कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी, आगे चलते